अच्छा, अगला क्वेश्चन मैंने एड्रेस कर दिया था, ये इसका मैं एड्रेस कर रहा था कि 0 से इमीडिएट वैल्यू तो हमने कर ही दी थी ना, ये 0 से 9 क्यों मैंने लिखा था, मुझे अपना कॉन्टेक्स्ट ही भूल गया। हाँ, मैं कह रहा था कि अगर 10 इंस्ट्रक्शंस हैं तो हमारा ऑप कोड 0 से 9 तक आएगा, तो उसके लिए 4 बिट भी काफ़ी हैं, क्योंकि 9 जो होता है वो बाइनरी में 1001 होता है, तो ये 4 बिट में आ जाता है। मैं 000 से लेकर 1001 तक 4 बिट भी मेरे पास काफ़ी हैं। तो ऑप कोड के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वो 7 बिट का हो, हम अपना प्रोसेसर डिज़ाइन कर रहे हो, हमारी मर्जी है। ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये राइट पर हो या लेफ्ट पर हो, हम अपना प्रोसेसर डिज़ाइन करें, इसको उठाकर लेफ्ट पर ले जाएं, राइट पर ले जाएं। हम कहते हैं कि RS1 इधर हो, RS2 उधर हो, ये हमारी मर्जी है सारी, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम स्पेसिफिक आर्किटेक्चर RISC-V को देख रहे हैं, तो इसके अंदर ये फिक्स है। सर और ये ऐड फंक्शन एक इंस्ट्रक्शन एज्यूम करेंगे सर, ऐड फंक्शन एक सर मिनट, एक मैं इंस्ट्रक्शन। सबको म्यूट कर दूं किसी एक का ना, जो फिर आप दोबारा अनम्यूट करके क्वेश्चन कीजिए। जी, अब अनम्यूट करके क्वेश्चन करें ताकि मुझे समझ आ सके। सर ये ऐड और मल्टीप्लिकेशन जी ये दो अलग इंस्ट्रक्शन होंगे या एक? ऐड एक इंस्ट्रक्शन और मल्टीप्लाई एक इंस्ट्रक्शन? जी जी, बिल्कुल ऐसे ही। ऐड का मतलब है दो नंबर को जमा करें, मल्टीप्लाई का मतलब उन्हें ज़रब दें, मल्टीप्लाई करें, तो वो दो अलग अलग इंस्ट्रक्शन है। दो, ठीक है। उनकी टाइप एक ही है, यानी ये जो टॉप पे लिखी हुई है ना, बिल्कुल इसी तरह से ऐड भी होगी, मल्टीप्लाई भी होगी, लेकिन ये जो ऑप कोड वाली फील्ड है आपकी, ठीक है, यहाँ पर ऐड का ऑप कोड आ जाएगा ये इस जगह पर, ठीक है, अगर ऐड की इंस्ट्रक्शन हुई। अगर मल्टीप्लाई की हुई तो, या हो सकता है कि फंक्शन के अंदर कुछ चीज़ भी उन्होंने डाली हो, कि फंक्शन से पता चल रहा हो, लेकिन बहरहाल ये दो इससे रखे हुए हैं ना, ये इन्होंने ये इनको आइडेंटिफाई करने के लिए। हमारे लिए इस वक्त इस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि अच्छा एग्जैक्ट उसका आउटपुट क्या बनता है। जो बंदा आगे, लेट से आप MS में रिसर्च करना चाहते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, और RISC-V को समझना चाहते हैं, तो आप RISC-V का इंस्ट्रक्शन मैनुअल आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। आप RISC-V पर सर्च करें, risc5.org एक साइट आ जाएगी, उसमें इंस्ट्रक्शन मैनुअल देखें, उसमें आपको एग्जैक्ट डिटेल भी मिल जाएगी इसकी, ठीक है। तो वो लेकिन अभी क्योंकि हम इसको थोड़ा सा दूर से देख के समझना चाह रहे हैं, एग्जैक्ट ऐड का एग्जैक्ट आउटपुट क्या है, मल्टीप्लाई का क्या है, उसमें नहीं जाना चाह रहे, तो हमने उसको डिस्कस भी नहीं किया। अच्छा जी, कोई और क्वेश्चन हो? कोई असद ने भी मेरा ख्याल रखे हुए, कोई और भी है? अगर आपका जी क्वेश्चन है तो कंटिन्यू करिए। सर, एक क्वेश्चन ये था कि जो हमने स्टोर वर्ड यूज किया था उसमें इमीडिएट वैल्यूज स्प्लिट की हुई थी, जी, तो उसकी खास वजह, मतलब कोई लॉजिक उसकी कि स्प्लिट क्यों की है, इकट्ठी क्यों नहीं रखी? अच्छा, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। ये हमारी जो इंस्ट्रक्शन टाइप्स थी, आप ये कह रहे हैं कि जो स्टोर वर्ड की इंस्ट्रक्शन थी जिसमें हमने ये वाला काम किया हुआ है कि ये जो कि इमीडिएट जो थी वो कुछ हिस्सा इधर रखा हुआ था, कुछ हिस्सा इधर रखा हुआ था। जी सर। उसकी कोई ख़ास वजह नहीं है। आप चाहें तो आप ये जो RS2 था, इसमें असल में ये थोड़ी सी ना डिज़ाइन ऑप्शन है। मैं कहता हूँ कि नहीं, मैं RS2 को इधर मूव कर देता हूँ और इसको इधर मूव कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं हार्डवेयर डिज़ाइनर हूँ और मैं ये काम करूँ तो मेरी मर्जी, ठीक है। तो ये इस तरह भी किया जा सकता है। अच्छा, फ़र्क क्या पड़ेगा नीचे हार्डवेयर में? हार्डवेयर में फ़र्क ये पड़ेगा कि इन्होंने ना ये ज़रा कंसिस्टेंट रखा हुआ है कि डेस्टिनेशन हमेशा सेम जगह पर आती है। क्योंकि डेस्टिनेशन हमेशा सेम जगह पर आ रही है, तो उसका फ़ायदा ये है कि जब ये जो हमने आर्किटेक्चर बनाया था ना, तो ये जो आपकी ये वाली ये WA आ रहा है ना, कि जो राइट एड्रेस है वो हमेशा 31 डाउन टू 27 आ रहा है। तो अगर मैं इसको सर चेंज कर दूं तो मुझे इधर मार्क्स डालना पड़ जाएगा। यानी कि मैंने जो, अगर मैं RS2 को इस जगह पर ले जाऊं, ये जो RS2 को इस जगह पर ले जाऊं, तो फिर मुझे ये करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो ये जो RS2 आ रहा है इस जगह पर, ये नॉर्मली तो 21 से 17 बिट तक आता होगा, लेकिन क्योंकि मैंने इसको एक खास इंस्ट्रक्शन के लिए मूव करके इधर ले गया हूँ, तो मुझे यहाँ से एक मार्क्स डालना पड़ेगा कि नहीं, अगर इस टाइप की इंस्ट्रक्शन है तो इसको वहां से उठाओ, वरना वहां से उठाओ। और उसके बजाय उन्होंने RS और RD की जगह फिक्स रखी हुई है। अगर इस पूरे इंस्ट्रक्शन, ये जो समरी है इसमें देखें कि RD हमेशा इधर आ रहा है, सोर्सेज इधर आ रहे हैं। तो क्योंकि हमने RS2 इस जगह पर लाए,
क्योंकि हमें इस केस में 2 ऑपरेंड्स चाहिए थे ना स्टोर में, एक चाहिए था जो वैल्यू स्टोर करनी है, एक जिसने एड्रेस जनरेट करना था। तो एड्रेस जनरेट करने के लिए तो उन्होंने सेम यूज कर लिया, लेकिन RS2 क्योंकि और इंस्ट्रक्शंस में भी चाहिए था, उन्होंने उसको उसी जगह पे रखा, तो इनको लामहला फिर इमीडिएट वैल्यू को थोड़ा सा मूव करना पड़ा। ठीक है, तो इसका नेट रिजल्ट हुआ कि अब इस इमीडिएट को सिलेक्ट करने के लिए एक मक्स लगाना पड़ गया है, जो कि हमने ये जो IM सेलेक्ट की वाली ऑप्शन नहीं इधर रखी हुई, यही लगा हुआ है। तो ये मैं जो आपको बता रहा था कि इसके लिए आपको एक मार्क्स लगाना पड़ेगा। तो ये टोटली यानी इसको अगर मैं डिजाइन कर रहा हूँ तो मेरे पास एक ऑप्शन ये थी कि वो 12 बिट इकट्ठी ले लूँ, और एक ऑप्शन ये थी कि 7 और 5 अलग-अलग और उनको इकट्ठा करके आगे फॉरवर्ड करूँ। तो ये वाला जो मार्क्स है ना, ये बेसिकली इस जगह पर प्लेस होता है। ठीक है, तो अब ये डिजाइन चॉइस है कि आप इधर मार्क्स लगाना पसंद कर लें, या अगर आप उसको दूसरी तरह रख लेते तो फिर आपको इस जगह पे मार्क्स लगाना पड़ जाना था। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जरूर आप इसको इसी तरह ही करें। ठीक है, तो ये इसकी वजह सिर्फ ये है कि इन्होंने RS1 और RS2 को ये और RD को कंसिस्टेंट रखा हुआ है। उसके फायदे ये हैं कि आपको मार्क्स थोड़े कम लगाने हैं। ठीक। अच्छा, दूसरा जो क्वेश्चन था वो ये था कि हमने लास्ट टाइम एक एग्जांपल की थी, असेंबली कोड हमने लिखा था जिसमें हमने A+B मल्टीप्लाई बाय D इस तरह किया था। तो हमने ये तो बता दिया लेट्स से कि हम प्रोग्राम के अंदर लेट्स से प्रोग्राम काउंटर में पता होता है कि हमारा प्रोग्राम यहाँ से इस एड्रेस से स्टार्ट होगा। तो ये कैसे बताएंगे कि अच्छा यहाँ एंड भी होगा, क्योंकि उसके उस मेमोरी के बाद शायद एक और प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा हो। हाँ हाँ, जब हम लास्ट टाइम डिसाइड कर रहे थे उस वक्त तक तो हमारा कोई तरीका नहीं था रोकने का प्रोसेसर को। ठीक है, क्योंकि वो जब चलना शुरू हो तो वो चलता जाएगा। लेकिन आज की क्लास में जो हमने डिस्कस किए हैं ब्रांच और जंप, ठीक है, तो अब हम प्रोग्राम को रोक सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें भी 2 ऑप्शन हैं। एक है कि हाँ, जो नॉर्मल कंप्यूटर चल रहा होता है उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर इससे थोड़ी सी एडवांस कहानी होती है कि उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होता है, और जब मैं किसी फाइल को डबल क्लिक करता हूँ कि यार ये ओपन करो, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहता है अच्छा ये फ्लां एग्जीक्यूटेबल को मुझे मेमोरी में लोड करना है, वो उसको लोड करता है। जब वो रिटर्न होती है तो वो जंप करके ऑपरेटिंग सिस्टम की डोमेन में आ जाता है और उसे कहता है कि यार ये लो भाई, ये प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जिट हो गया है अपना काम करके, और ऑपरेटिंग सिस्टम अपना काम वापस रिज्यूम कर देता है। लेकिन अगर मैं बिल्कुल बेयर मेटल इसी प्रोसेसर के ऊपर मैंने प्रोग्राम चलाना और मैं सिर्फ उसको रोकना चाहूँ, तो अभी तो ये भी प्रोविजन हमने नहीं डिस्कस की ना, लेकिन अक्सर जो ऐसे होते हैं ना, अगर आप एम्बेडेड में काम करें तो आप आखिर में एक ये काम कर सकते हैं कि आप एक while 1 लगा दें। ठीक है, जो कि कुछ भी ना कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि ये इनफाइनाइट लूप है कि जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो वहां पे फंसे। कई एम्बेडेड प्रोग्राम इसी तरह एम्बेडेड प्रोसेसर्स पे अगर एक ही प्रोग्राम चलना हो तो वो आखिर में जाकर इस किस्म के लूप में फंस जाते हैं कि ठीक है मेरा पूरा प्रोग्राम खत्म हो गया, अब मैं कुछ भी आगे ना करूँ। ठीक है, तो इसकी असेंबली हम अब लिख सकते हैं। यानी इसकी असेंबली बड़ी सिंपल सी है कि आप एक जंप कर दें, और क्या था, जंप था हमारा, और जंप का ऑफसेट जो है वो 0 दे दूं मैं। ठीक है तो मैं अपनी जगह पे जंप किए जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब है पीसी पे ही वापस आए जा रहा हूँ। दिस इज एन इनफाइनाइट लूप। ठीक है, तो आप इस तरह से भी रोक सकते हैं अगर बिल्कुल एक ही प्रोग्राम चलाना हो। लेकिन अगर आपके एक से ज्यादा प्रोग्राम है, उनको लोड करना है, इसका मतलब है यू नीड एन ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि खुद एक प्रोग्राम ही होता है। कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि जिसने अपने पास फिर बहुत सारा कॉन्टेक्स्ट मेमोरी में सेव करके रखा होता है कि इस वक्त कौन सा प्रोग्राम चल रहा है, अगले की किसकी बारी है। और वो फिर जब भी आप कोई प्रोग्राम रन करते हैं और वो रिटर्न करता है तो वो वापस ऑपरेटिंग सिस्टम को बता देता है कि मैं खत्म हो गया, तो ऑपरेटिंग सिस्टम टेक ओवर वहां से कर लेता है। और कोई क्वेश्चन हो? एक जब हमने ब्रांच डिस्कस की थी इंस्ट्रक्शन, तो उसमें प्रोग्राम काउंटर में ALU लगाया था, जहाँ मक्स लगाकर हमने +4 के साथ। तो वो क्या वही ALU होगा जो ऑलरेडी हमने बनाया हार्डवेयर में ऐड किया हुआ, हम उसे यूज करेंगे या सेपरेट उसके लिए लगाएंगे? ये जो ब्रांच की इंस्ट्रक्शन पे आ जाते हैं, ये वाली जो थी, ये हमने पीसी में ऐड किया था। ठीक है, अच्छा ये अब क्योंकि ये हार्डवेयर की डिजाइन डायग्राम है, अगर मैं RISC-V इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ तो मैं ये भी कर सकता हूँ। मैं प्रॉबेबली ये करने के बजाय मैं ये जो इधर एडर लगा हुआ है ना, ये जो PC+4 वाला है, मैं इसके पीछे मक्स लगा दूंगा मैं उसमें 4 ऐड करने के बजाय जो इधर से इमीडिएट वैल्यू आ रही है वो दे दूँ। ठीक है,
तो ये सारा आपका डिजाइन डिसीजन है। एक डिजाइन डिसीजन ये हो सकता है कि यार अगर ब्रांच की इंस्ट्रक्शन आ रही है तो ALU तो इस्तेमाल नहीं हो रहा, ठीक है, तो वाई नॉट इसी ALU को यूज कर लें, ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं। एक डिजाइन डिसीजन ये है कि नहीं मैं इसको अलहदा कर लूँ। हर एक के अपने ट्रेड ऑफ हैं। अभी क्योंकि हमने ये जो प्रोसेसर बनाया ना ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें हमने कोई स्पीड का कोई मेमोरी के बड़े छोटे होने का ख्याल नहीं किया। आगे जाकर हम इसको पाइप, अब जो इमीडिएट नेक्स्ट टॉपिक है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे वो है इसको पाइपलाइन करना, ठीक है। तो वो जो पाइपलाइन जब हम इसको करेंगे तब हम देखेंगे कि इन डिजाइन ऑप्शंस का कुछ इफेक्ट पड़ता है बेसिकली, ठीक है। तो उसमें ये वाला ALU वाला अगर हम एडर यूज करेंगे तो उसका कुछ नुकसान होगा, क्योंकि फिर हम एक्चुअली उसी साइकिल में ये नहीं कर रहे होंगे, हमें 2-3 साइकिल बाद इसका रिजल्ट मिल रहा होगा। तो उस केस में फिर हम चाहेंगे कि ये एडर सेपरेट ही हो, ठीक है। लेकिन ये वाला जो इंस्ट्रक्शन, ये जो इस वक्त हमने डिजाइन किया हुआ है, इसमें हम बेशक ALU वाले एडर को रीयूज कर लें इस वक्त काम के लिए, तो वो भी किया जा सकता है। अभी की डिजाइन डायग्राम में नहीं हो रहा। अगर अभी आप ये पूछना चाह रहे हैं कि अभी इस वाले में सेम यूज हो रहा, नहीं, अभी इस वाले में सेम यूज नहीं हो रहा, ये डिफरेंट एडर है। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर इस वाले प्रोसेसर में ये वाला एडर भी यूज कर सकता हूँ। मुझे थोड़ी सी इधर पर चेंज करनी पड़ेगी कि ठीक है इसको उठाकर इस मार्क्स में तो ये जा ही रहा था, ब्रांच वाले केस में OP2 सेलेक्ट करके ये इमीडिएट वैल्यू ले लो और यहाँ पर एक और मार्क्स डाल दो जो कि PC को भी इधर इनपुट कर सके, क्योंकि अभी ये रजिस्टर से उठा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फिर वो उसकी सपोर्ट भी डालनी पड़ेगी ना कि PC में ये ऐड करना है, ठीक है। ALU वाला तब यूज हो सकता है। सही। तो अच्छा यहाँ सिर्फ जो ऊपर एडर लगा हुआ है यहाँ हमेशा एडर ही रहेगा, क्योंकि मे भी ये भी हो सकता है हमने कभी एड्रेस को सब्ट्रैक्ट करना हो या मल्टीप्लाई करना हो। जी जी जी, यहाँ पर जब हम एडर नहीं मल्टीप्लाई नॉर्मली नहीं करना होता हमने, जब मल्टीप्लाई करके कहीं पे जाना होगा ना तो हम पहले उनको मल्टीप्लाई करके उसका रिजल्ट निकाल के किसी रजिस्टर में लिखवा देंगे और उस रजिस्टर प्लस ऑफसेट पे चले जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए वो जो आखिरी वाली इंस्ट्रक्शन थी ना जो जंप बेस्ड ऑन रजिस्टर थी जो कि हम रिटर्न के लिए यूज करते हैं, हम उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन जो आपका दूसरा है कि नेगेटिव में जाना हो, तो जो एडर है ना इसका बाय डिफॉल्ट मतलब होता है कि इसमें नेगेटिव नंबर भी ऐड हो सकता है। ये जो इमीडिएट वैल्यू है इट कैन बी नेगेटिव एज वेल, ठीक है। ये 12 बिट का नंबर है जो कि पॉजिटिव में भी हो सकता है नेगेटिव में भी हो सकता है, ठीक है। ये 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में पड़ा हुआ एक नंबर, ठीक है, वो ऐड होगा तो वो नेगेटिव वैल्यू भी हो सकता है। सही सही, ठीक, थैंक यू सर। ठीक है जी, और किसी के कोई क्वेश्चन हो? जी सर। जी सर जैसे मेरा बैकग्राउंड नहीं है आर्किटेक्चर से, बैचलर लेवल में हमने आर्किटेक्चर हमने नहीं पढ़ा हुआ। जी जी। तो सर हमारे जैसे मेरे साथ और भी बहुत सारे इस तरह के स्टूडेंट हैं ना, जी कोई बेसिक इस तरह का कोई कोर्स अगर आप अपनी वीडियो शेयर कर दें। ये पूरा कोर्स यही कोर्स है। आपने लॉजिक डिजाइन पढ़ा था? जी सर, DLD पढ़ा था। तो बेसिकली इस कोर्स का बैक जो है ना इसमें आर्किटेक्चर इसका प्रीरेक नहीं है, ठीक है। ये जो कोर्स है ये बैचलर्स और मास्टर्स दोनों को ऑफर होता है। इवन ये जो बर्कले में भी ऑफर हुआ है ये CS 152 और 252 की इकट्ठी क्लासेस होती हैं जिसमें बैचलर्स वाले भी बैठते हैं मास्टर्स वाले भी बैठते हैं। बैचलर्स वाले कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ते हैं वो भी यही होता है, मास्टर्स वाले जो पढ़ते हैं वो भी यही होता है। मास्टर्स वालों को असाइनमेंट्स थोड़ी डिफरेंट मिलती हैं कि उनको रिसर्च पेपर पढ़ने को मिल जाते हैं, बाकी कुछ चीज़ें जाती हैं। जो बैचलर्स वाले हैं वो हार्डवेयर डिजाइन करते हैं और मतलब उसको इम्प्लीमेंट करके कुछ देखते हैं, इस किस्म का फर्क होता है। तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको आपको पीछे से अगर कुछ भी नहीं पता आर्किटेक्चर का तो मैं इसी असम्पशन भी पढ़ा रहा हूँ, आप इसी को ही सही तरह से पढ़ लें। और लॉजिक डिजाइन आपको जो थी उसकी भी चीजें हमने थोड़ी सी रिवाइज कर ली। तो ये जो हमने मार्क्स, डी मार्क्स और एडर एंड और वगैरह चाहिए, बस यही चाहिए, इसके अलावा आपको और कोई प्री रैक नहीं चाहिए। आपने इन्हीं को यूज करते हुए ये पूरे का पूरा बना। तो आप इन्हीं लेक्चर्स को जरा तसल्ली से देखें, इसके जो भी क्वेश्चंस हैं वो नोट डाउन करें, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं। आपको क्वेश्चन होगा तो किसी और को भी वही क्वेश्चन होगा। आपको लगता है कि नहीं वो आप ग्रुप में पूछते हैं हिचकिचाते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे वैसे भी मैसेज कर सकते हैं लिख के कि जी मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही, ठीक है। तो मैं उसका भी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि जवाब दे दूँ, ठीक है, कि जब भी मुझे। जी सर। तो इस पे ना घबराएं कि आपने नहीं पढ़ा हुआ ये पहले, ठीक है। ये इसके लिए DLD इज ओनली प्रीरेक, और कोई भी प्रीरेक नहीं। हम मैं जो एडवांस वाले काम है जो जिस तरह मतलब मैं पर्सनली मैं चाहता हूँ ये ऐसे पढ़ाया जाए जिसमें हम इस प्रोसेसर को कोड भी करें,
लेकिन उसमें फिर वो प्रीरेक चाहिए होता है कि आपको वेरिलॉग या VHDL कोई ऐसी लैंग्वेज चाहिए, तो वो मैं ना आपसे करवाऊंगा, ना मैंने उसका कोई इरादा है। जी सर, ओके सर। जी, और कोई क्वेश्चन हो? जी सर। जी जी पूछें। सर ये MS टीम के बारे में थोड़ा, सर मेरे लिए तो नए है। MS टीम्स का मैंने आपके लिए शेयर किया है कि आप एनरोल कैसे होंगे। मैं अभी मतलब मैं ग्रुप में आपको सबसे पहले जितने भी लोग सुन रहे हैं MS टीम्स का सबसे पहले तो अपना यूज़र नेम और पासवर्ड ले लें। जो भी आज जिस तरह भी आप कोऑर्डिनेट करते हैं डिपार्टमेंट से, मुझे नहीं पता, नॉर्मली बैचलर्स में तो उन्होंने HODs को कहा हुआ है, तो वो सारे स्टूडेंट्स को दे दें। तो और स्टूडेंट जो है वो HOD से पूछ लेते हैं। तो MS में आपका जो भी पोस्ट ग्रेजुएट कोऑर्डिनेटर है उससे कहेंगे यार मुझे मेरा MS टीम्स का यूज़र नेम और पासवर्ड दें, आपको सिर्फ वही चाहिए। वो चाहिए तो उसके बाद आप MS टीम्स को गूगल पे सर्च करें और इंस्टॉल कर लें। ठीक है, आप उसको वेब से भी खोल सकते हैं, जो मैंने वीडियो भेजी हुई है उसको देखें, आप वेब से भी खोल सकते हैं। आप चाहें तो उसको इंस्टॉल कर दें, प्रेफरेबल है कि आप उसको इंस्टॉल ही कर लें, आपके पास मतलब वो रिमोटली भी आपको चीज़ें कुछ ना कुछ एक्सेस हो जाएंगी, तो वेब ब्राउज़र के इस पर थोड़ा बेहतर चल जाएगा। वो इंस्टॉल करें और लॉगिन कर लें। अभी तो MS टीम्स में हमने कुछ भी नहीं किया, तो MS टीम्स पे मैं अभी जो नेक्स्ट लेक्चर जो है उस वो मैं कोशिश करूंगा कि हम MS टीम्स पे देखें। ठीक है, तो तब तक सब लोग, मैं अभी इसको थोड़ा सा ग्रुप पे भी लिख देता हूँ कि सब लोग MS टीम्स का वो ले लें, अपना यूजर नेम और वो, तो अगर वो नेक्स्ट टाइम तक हो जाए, उसमें ज़रा फ़ायदा ये हो जाएगा कि उसमें इस किस्म की लिमिट नहीं है कि हर 30 मिनट बाद जो हमें दोबारा लिंक शेयर करना पड़ता है। और बाकी उसमें कोई ठीक है साइंस सर। नहीं है, यानी वो आप उस पर जाएंगे, मैं आप सब वो ऐड अपने आप को एनरोल करें, मैं आपके साथ एक वो शेयर कर दूंगा, एक नंबर के ज्वाइन ग्रुप करने का। उसमें आप जैसे ही खोलेंगे सामने ज्वाइन टीम की एक ऑप्शन आ रही होगी, आप उसमें वो वाला वो नंबर्स डालेंगे तो आप मेरी टीम को ज्वाइन कर लेंगे। आप सबको मैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर के ग्रुप में ऐड कर दूंगा। आप उस ग्रुप पे जब भी खोलेंगे आपको नजर आ रहे होंगे जो भी चीज़ें अपलोड हुई हैं, और जो उनसे लेक्चर होंगे उसकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह अपलोड। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? जी सर, इसकी कोई एग्जांपल्स होंगी या कोई क्वेश्चन होंगे अपनी प्रैक्टिस के लिए हम कर सकें? मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, वो आपकी प्रैक्टिस वही होगी मेनली। ठीक है, और सर उसमें कोई आपको बुक एक रिकमेंड हेल्प करेंगे? ये, जी जी मैंने पिछले लेक्चर में बताई है कोर्स बुक। इसकी जो कोर्स बुक है आपकी, जो क्वांटिटेटिव अप्रोच के नाम से है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर अ क्वांटिटेटिव अप्रोच, हेनेसी एंड पैटरसन की। आप स्लाइड्स में देखेंगे तो मैंने स्लाइड्स का ड्रॉप बॉक्स लिंक भी, जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें दो छोटे से लिंक्स हैं, एक लिंक है आपका यूट्यूब प्लेलिस्ट का और एक है ड्रॉप बॉक्स का। तो ड्रॉप बॉक्स में मैंने स्लाइड्स भी अपलोड की हुई हैं, और वो जो स्लाइड्स में आप दरम्यान में आएंगे तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्लाइड है जिसके अंदर मैंने बुक्स का नाम दिया हुआ है। दूसरा, अगर आप स्पेसिफिक टू RISC-V कुछ चीज़ें करना चाहें तो RISC-V के ऊपर अब काफ़ी मटेरियल अवेलेबल है। RISC-V.org की अपनी वेबसाइट है, आप RISC-V पे जस्ट गूगल सर्च करेंगे तो RISC-V.org का आपके पास आ जाएगा। तो RISC-V को हम शुरू के 2-3 लेक्चर लेकर के चलेंगे, उसके बाद हम जनरल कॉन्सेप्ट्स पे आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि जो इसको हम पाइपलाइन करेंगे, वो RISC-V के आर्किटेक्चर को लेकर चलेंगे, लेकिन इससे आगे जो मेमोरी मैनेजमेंट और बाकी सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी वो उसका ताल्लुक RISC-V से नहीं होगा, वो तमाम प्रोसेस में होंगे। इसको भी हम एक एज एग्जाम्पल लेकर सिर्फ चल रहे हैं। इस तमाम प्रोसेस में तकरीबन तमाम RISC प्रोसेस का आर्किटेक्चर मिलता जुलता होता है। ये चीज़ RISC-V का इंस्ट्रक्शन मैनुअल सर्च करेंगे वो भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, वो डिटेल में अगर कोई समझना चाहे, लेकिन वो मैं रिकमेंड करूंगा उन लोगों के लिए जो थोड़ा सा इस टॉपिक में लेट्स से MS थीसिस करना चाहते हैं बाद में फ्यूचर में कंप्यूटर आर्किटेक्चर के डोमेन में इंटरेस्टेड है, तो वो उसको ज़रा डिटेल से पढ़ें, इम्प्लीमेंट बेशक करें। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन FPGA पे चलाएं। जब ये लॉकडाउन ख़त्म होता है तो FPGA बोर्ड आप लैब में बैठ के यूज़ कर सकते हैं, उनमें आप इसको कोई इसका बनी बनाई कोर चलाने की कोशिश करें। ठीक है, बैचलर्स का तो कुछ स्टूडेंट ये काम कर रहे हैं ऑलरेडी। जी, और कोई क्वेश्चन हो? और नहीं है कोई क्वेश्चन जी? इट सीम्स के बाकी सारे क्वेश्चन खत्म हो गए।
ठीक है जी। तो फिर हम फर्दर क्वेश्चन चाहे इन्हीं लेक्चर्स में से भी हुए तो आप उनको नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्लास में के स्टार्ट में हम ऐसा करता हूँ, मैं असाइनमेंट की ड्यू डेट जो है वो फ्राइडे के बजाय मंडे रख लेता हूँ, ठीक है, ताकि अगर किसी की कोई कंफ्यूजन है, क्योंकि ये पहली क्लासेस थी, किसी क्लास मिस होगी, कुछ हो गया, तो उसके पास एक चांस हो नेक्स्ट क्लास के स्टार्ट में भी कि वो क्वेश्चंस कर सके और वो क्लैरिफाई कर सके। अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा इसमें डर ये होता है कि वो कहते हैं जितनी डेडलाइन आगे कर देना तो बच्चे जो हैं वो उतना ही आगे चले जाते हैं कि ठीक है स्टार्ट ही हम फिर अगर मंडे को है तो फिर हम संडे को करेंगे, इस तरह ना करिएगा। एक चीज मैं आप लोगों को पहले से बता दूं कि जो कॉपीइंग के मामले में मैं काफी स्ट्रिक्ट होऊंगा। अभी जो मेरा लास्ट एग्जाम था, जो लॉजिक डिज़ाइन का अभी मैंने एग्ज़ाम लिया, उसमें मैंने क्योंकि अब हमारी काफ़ी चांस है कि हमारे सारा जो होगा वो ऑनलाइन ही सिस्टम चल रहा होगा, हमारे एग्ज़ाम्स, असाइनमेंट्स, तो उसमें मैंने 10 सीटिंग केस अलग-अलग बनाए, जिसमें आधी से ज़्यादा क्लास जो है वो मोस्ट प्रॉब्ली फेल हो जाएगी बिकॉज उन्होंने ऑनलाइन एक दूसरे से कॉपी किया था। टीचर के लिए पकड़ना काफ़ी ईजी होता है। मेरे क्वेश्चंस हमेशा इस किस्म के होते हैं जो कि जिसके हर बंदे का डिफरेंट कोई सोल्यूशन ही पॉसिबल होगा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चंस आपको ऐसे ही दूंगा जिसमें जो बंदा हर बंदा सोच रहा होगा वो दो बंदे सेम आंसर पे नहीं पहुंच सकते, ठीक है। तो और मेरे अगर कोई भी 2-3 बंदे मल्टीपल सेम आंसर पे पहुंच रहे हैं तो बड़े आराम से पकड़े जाते हैं, ठीक है। तो प्लीज इसको ट्राई ही ना करें। आपसे जितनी असाइनमेंट होती है वो पूरी होती है, आधी होती है, पौनी होती है, जस्ट उसको जमा करा दें, ठीक है। कोशिश करें उसमें जो मुश्किल आती है वो मुझसे डिस्कस करें, ठीक है। असाइनमेंट के अलावा जिस मर्जी क्वेश्चन में डिस्कस करें। आपको हेल्प इस सेंस में अवेलेबल है कि पिछली असाइनमेंट के सोल्यूशंस शायद वीडियो लेक्चर्स में कहीं ना कहीं पर डिस्कस भी हुए होंगे कुछ, ठीक है। तो अगर आप उस पर जाकर देख सकते हैं कि अच्छा, उससे आपको बड़ा अच्छा फेयर इनफ आइडिया भी मिल जाएगा कि चीज़ों को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो लेकिन स्टिल आपको मेहनत खुद करनी पड़ेगी। और इसमें मैं ये कहूँगा कि मतलब अभी मुझे लास्ट जो है बड़ा अफसोस हुआ कि मेरे आज भी आपकी क्लास से थोड़ी देर पहले मुझे एक और स्टूडेंट कह रहा था कि सर मैंने चीटिंग नहीं की, मैंने उसको वो दोनों इमेजेस दिखाए जो एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट थे जिसमें उसने किया हुआ था, तो वो फिर काइंड ऑफ मान गया। लेकिन वो ना भी माने तो इन दी एंड प्रॉब्लम ये है कि अच्छे स्टूडेंट्स भी बाज़ ये गलती कर बैठते हैं कि वो पीयर प्रेशर में चीज़ें एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं। तो आपने असाइनमेंट से रिलेटेड और जो क्विज़ेस से रिलेटेड कोई चीज़ एक दूसरे से शेयर नहीं करनी, ठीक है। ये इंडिविजुअल्स हैं सारी चीज़ें, ठीक है। बाकी आप एक दूसरे जो मर्जी मतलब कोई प्रॉब्लम समझने के लिए डिस्कस करें, कुछ और करें, असाइनमेंट के प्रॉब्लम के अलावा वो आपके लिए ठीक है। मैं ऐसा कर दूंगा कि पुरानी असाइनमेंट्स अपलोड कर देता हूँ ड्रॉप बॉक्स वाले फोल्डर में, जस्ट इन केस ओल्ड असाइनमेंट्स का एक फोल्डर बना दूंगा ताकि आप लोगों को एक रफ आइडिया हो जाए कि किस किस्म के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं। पेपरों से पहले भी मैं आपको एक रफ आइडिया दे दूंगा, पुराना कोई मिड टर्म, पुराना फाइनल शेयर कर दूंगा ताकि आप 50-60% ऑफ द आइडिया आपको हो जाए, ठीक है। बट आप चीटिंग को अवॉइड करें, क्योंकि ये उल्टा मैंने देखा है कि अभी ये हुआ था कि कुछ लड़के जो कि काम कर सकते थे प्रॉबेबली क्योंकि चीटिंग की ऑप्शन अवेलेबल थी, उन्होंने वो कुछ चीज़ों का छापा मार दिया और वो बेचारे जो कि अच्छे भले लाइक बच्चे थे वो भी फेल हो गए। तो ये मैं नहीं चाहता कि आपकी क्लास, ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो सर। चलें ठीक है, फिर हम क्लास को रैप अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास के लिए इससे नेक्स्ट वीडियो आपका देखनी होनी चाहिए, लेक्चर 3, और वो मैं कहते हैं उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा अभी। ऑलरेडी हैव द लिंक टू द प्लेलिस्ट। तो उसका जो तीसरा लेक्चर है वो आप लोगों का देखा हुआ होना चाहिए। हमें थोड़ा सा इससे थोड़ा सा तेज लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि उस दफ़ा 8 वीक्स में ये कोर्स कवर हुआ था, इस दफ़ा 7 वीक्स में होगा। तो हमें काइंड ऑफ किसी एक जगह पे हमें एक आध लेक्चर एक्स्ट्रा बीच में करना है। फॉर द टाइम बिंग आप एक अगला लेक्चर तैयार कर लें और असाइनमेंट पे फोकस करें। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें फिर मैं आपको बता दूंगा कि अगर उसको आगे मूव करना है तो ठीक है। इसको फिर हम ख़त्म करते हैं आज की क्लास को यहीं पे, फिर इंशाल्लाह फ्राइडे को आप लोगों से बात होगी। सर एक क्वेश्चन। जी जी जरूर सर असाइनमेंट से रिलेटेड अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आपसे कांटेक्ट किया जा सकता है? जी जी बिल्कुल। आपको असाइनमेंट से रिलेटेड हो, किसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप मुझे व्हाट्सएप पे जस्ट एक मैसेज ड्रॉप कर दें। अगर मैं उस टाइम पे फ्री हुआ तो हम अगर कॉल की ज़रूरत हुई तो हम उस वक्त कॉल कर लेंगे। अगर मैं फ्री ना हुआ तो मैं जब जिस वक्त फ्री होऊंगा तो मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूँगा।
थैंक यू सर। चलें जी, ठीक है फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बात होती है।